हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सौम्या हियर। तो आज का जो सेशन होने वाला है अकाउंटेंसी का सेशन होने वाला है, और आज मैं आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी की इतनी मोस्ट पावरफुल एमसीक्यूज लेकर आई हूँ कि हम्म क्या कह रही हो? हाँ, अरे हो जाती कभी कभी स्लिप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सौम्या हियर। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अकाउंटेंसी के मोस्ट पावरफुल एमसीक्यूज मैं आज कराने वाली हूँ, और वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने वाले हैं कि मैम क्या एमसीक्यूज थे। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर एमसीक्यूज है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लिस्ट वन लिस्ट टू मैच करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, और ये डिबेंचर्स के ही रिलेटेड है टर्म्स, ठीक है। तो याद रखना, ये जो टर्म्स दिए हुए हैं, इरिडेबल, रजिस्ट्रेशन, सिक्योर्ड, ये डिबेंचर्स के बारे में दिए हुए टाइप ऑफ डिबेंचर्स है, अगर एक तरीके की बात करें तो। और ये आपको मैच करना है। और ये एमसीक्यूज आप लोगों को इतने पसंद आएंगे कि आप खुद कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि मैम बेस्ट एमसीक्यू थे अकाउंटेंसी के। और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे आप देखिए कितने अच्छे अच्छे एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है जीरो कूपन रेट। सॉरी, ए से स्टार्ट करते हैं, टेन्योर से। देखो, टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। कार्यकाल से समझ गए? जो लोग देखो इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वो हिंदी में पढ़ लिया करो एग्जाम में भी। मैं तो ऐसे ही करती थी। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन, कई बार ऐसा होता है ना सीबीएसई वालों के साथ, तो बहुत ऐसा होता है कि कभी कभी तो इंग्लिश भी समझ में नहीं आती है, कुछ वर्ड्स नहीं समझ आते, तो हिंदी में देख लेते हैं तो समझ आ जाती है। कार्यकाल यानी टेन्योर। टेन्योर का मतलब ऐसे कौन से डिबेंचर है बेटा जिनको डिवाइड किया गया है टाइम के बेसिस पे, बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, वो होगा ऑप्शन नंबर टू, इरिडेमेबल। अब टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स दो तरीके के होते हैं, रिडेमेबल और इरिडेमेबल। देखो, रिडेमेबल का मतलब ये होता है कि ये वाली डिबेंचर्स होते हैं जब आपको इसका पैसा वापस करना पड़ता है ना बेटा। जिससे आपने डिबेंचर इश्यू किए थे, उससे जो पैसा लिया था, बाद में जब आप वापस करते हो तो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में आपको वापस करना पड़ता है। सपोज करिए 3 साल के लिए लिया था, तो 3 साल बाद वापस कर दीजिए। वो होता है रिडेमेबल। लेकिन इरिडेमेबल का मतलब होता है कि जब आपको कोई फिक्स टाइम नहीं होता इसको वापस करने का। यानी जब आपकी कंपनी बंद होने को होगी ना, तभी आप वापस करोगे, नहीं तो आप वापस नहीं कर रहे, तो कोई फिक्स टाइम नहीं होता, ठीक है। दूसरा आता है इंटरेस्ट रेट। देखो, इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन जाएगा जीरो कूपन रेट के साथ। जीरो कूपन रेट एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, कागज समझ लो, टोकन समझ लो एक तरीके का, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इसमें ना ब्याज नहीं मिलता बेटा। इसके अंदर ना डिस्काउंट रेट पे ही दिया जाता है। मैम कैसे दिया जाता है? सपोज करिए मेरी कंपनी है, अरे सपोज क्या मतलब, एक बहुत ही होमली एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए मेरे फ्रेंड है, वो मेरे पास आया, और मैं बहुत पैसे वाली हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आते हैं और बोलता है कि मुझे ना 1,000 रुपए की जरूरत है। तो मतलब मैं पैसे वाली, मेरे पास 1,000 ही है, ठीक है। तो 1,000 रुपए कहता है कि मुझे ना 1,000 रुपए की जरूरत है, प्लीज तुम मुझे ना 1 साल के लिए 1,000 रुपए दे दो। मैं तुमको ना 1 साल के बाद ना 1,200 रुपए दे दूंगा 1,000 के बदले, यानी 200 का प्रॉफिट, देखो। तो मैंने कहा चलो तुम ठीक है। तो ये जीरो कूपन रेट यही होता है जो कि डिस्काउंट पे दिया जाता है। अभी इस डिस्काउंट पे मैं इसे दे रही हूँ, मुझे कितना फायदा मिलेगा ना, 1,200। अब 1 साल बाद मुझे 1,200 मिल जाएंगे, 200 रुपए एक्स्ट्रा। लेकिन जो ये साल का जो बेस है ना बेटा, अब इंटरेस्ट रेट कैसे आया मैम, देखो। अब ये जो पूरा साल जो रहेगा ना, इसमें मैं इसके से किसी से ब्याज पे ब्याज नहीं ले सकती इसके ऊपर, ठीक है। अब जो भी फायदा मिलेगा वो 200 रुपए ही मिलेंगे मुझे, बस जो वो 1,200 देगा, 1,000 का करके 1,200, ठीक है। तो इस पे इंटरेस्ट रेट नहीं लिया जाता। तीसरा है आपका सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जो होती है ना, सिक्योरिटी से देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है मैम, सिक्योरिटी से सिक्योर्ड, सेम सेम हो गया ना। देखो, एक होता है सिक्योर्ड डिबेंचर, एक होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स बेटा वो डिबेंचर्स होते हैं जो कि अगर कंपनी डूब भी जाएगी ना, तो भी वो आपको तो आपके पैसे दे ही देगी, तो वो होते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स, ठीक है। फिर होता है बियरर। बियरर जो होगा वो रजिस्ट्रेशन के ऊपर होता है। देखो, रजिस्ट्रेशन में दो तरीके के होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, एक होता है बियरर डिबेंचर्स, याद रख लो। वैसे इसके ऊपर क्लासेस है ऑलरेडी, ठीक है, पूरा मैंने समझा रखा है। तो रजिस्ट्रेशन दो तरीके के होते हैं बेटा, एक तो होता है रजिस्टर्ड, एक होता है बियरर। एक रजिस्टर्ड कौन से होते हैं मैम? देखो, रजिस्टर्ड वो वाले डिबेंचर्स होते हैं जो कंपनी के रिकॉर्ड में लिखा होता है कि भाई इस पर्टिकुलर इंसान ने ले रखा है, आपका नाम सपोज करिए कंपनी के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, वो है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, ठीक है। और लेकिन बियरर कौन सा होता है? बियरर का नाम नहीं लिखा होता कंपनी के रिकॉर्ड में। उनको तो बस जिसके हाथ में सर्टिफिकेट होगा वो मालिक। यानी अगर मेरे हाथ में 500 का नोट है तो मैं मालिक, अगर मैंने किसी और को वो 500 का नोट दे दिया तो वो मालिक। कोई उसका रिटर्न रजिस्ट्रेशन नहीं रहता, कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, उसे बोलते हैं बियरर। जो जिसके हाथ में कहते हैं ना, रुमाल रख देते हो ना सीट पे, कि रुमाल रख दिया, ये सीट मेरी, तो वो वाली चीज है बियरर में। चलिए,
वैसे नीचे ऑप्शंस दिए थे यहाँ पे, तो आप लोगों को मैंने टिक लगा ही दिया है, तो कोई बात नहीं, अब दिखाने की जरूरत नहीं है ऑप्शंस। बिना ऑप्शंस के करना चाहिए वैसे, मजा तो उसी में ना, फिर आपको कितना आता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेजर हेड दिए हुए हैं और उनके सब हेड्स के नीचे आपको मैच करना है। यानी फिक्स असेट्स के अंदर क्या आता है, करंट असेट्स के अंदर क्या आता है, करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या आता है, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर क्या आता है। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। इजी क्वेश्चन है पर इजी नहीं है, यही लोग आप लोग गलत करके आते हो। अब आगे आप लोगों को एमसीक्यूज अच्छे लगेंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा नेक्स्ट। ठीक है, तो मैं फिर नेक्स्ट भी अकाउंटेंसी के और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगी। चलिए मैच करते हैं। देखो, फिक्स एसेट्स तो आपको पता है, जो 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं, मशीनरी प्लांट कंपनी यूज करती है, हम तो फर्नीचर यूज करते हैं, बेड यूज करते हैं, बट कंपनी की बात हो रही है तो कंपनी के हिसाब से ही चलते हैं। तो इसके अंदर क्या आता है, फिक्स एसेट्स के अंदर बेटा आपकी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आती है। ठीक है, जैसे रियल एस्टेट वगैरह में आप इन्वेस्ट करते हो, बड़ी बड़ी चीजों में, बिल्डिंगों में इन्वेस्ट करते हो, तो वो है नॉन करेंट इन्वेस्ट। अब मैम करेंट एसेट्स क्या होती है, करेंट एसेट्स वही होती है जो आप 1 साल के अंदर अंदर कैश में बदल लेते हो, जिसे जैसे आपकी इन्वेंट्रीज, आप सामान है टेडी बियर की, आपकी फैक्ट्री, आप टेडी बियर बेच देते हो, पैसा आ जाता है, तो बी का फोर्थ। उसके बाद सी है करेंट लायबिलिटीज। देखो, करेंट लायबिलिटीज वही होती है जो आपको चुकानी पड़ती है भाई, आपका खर्चा एक तरीके का आपको 1 साल के अंदर अंदर देना पड़ता है, तो वो होते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कैसे मैम, जैसे बेटा टैक्स के लिए पैसा नहीं रखते हो, करेंट लायबिलिटीज के लिए टैक्स के लिए नहीं रखते कि साल में टैक्स पे करना है, वही चीज है। फिर आता है शेयर होल्डर फंड्स। देखो, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर 3 चीजें आती हैं, बता देती हूँ, नोट डाउन कर लो। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, तो डी का सेकंड। इसके अंदर क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स यानी शेयर कैपिटल, जो आप पैसा कंपनी में जो लगाता है शेयर होल्डर, वही 10 लाख लगाया, 20 लाख, 1 लाख, वो शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस, जो प्रॉफिट कमाता है वो बचा कुचा के जो तिजोरी में लॉक करके रखते हैं, उसे बोलते हैं रिजर्व सरप्लस। तीसरा है मनी रिसीव्स अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। देखो, ये शेयर वॉरेंट्स में एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है, एक टोकन होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, सपोज करिए कंपनी रिलायंस कंपनी और टाटा कंपनी, तो रिलायंस कंपनी को कुछ पैसों की जरूरत है, तो वो टाटा के पास गया और बोला कि देखो, मैं ना आपको ना शेयर वॉरेंट्स एक सर्टिफिकेट दे देता हूँ, आप मुझे ना मेरे शेयर खरीद लो प्लीज, या आप मुझे पैसे दे दो। ठीक है, आप मुझे जो है 100 रुपए का शेयर के हिसाब से आप मुझे पैसे दे दो। 1 साल बाद आप वही शेयर 500 में खरीद लेना। 1 साल बाद आप वही शेयर 500 में खरीद लेना बेटा। तो वो क्या बोलेंगे, चलो ठीक है, बदले में वो उसको शेयर नहीं मिला है, अभी भी लिखा हुआ है अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स, यानी पैसे तो ले लिए रिलायंस वालों ने, पर अभी उसको शेयर मिला नहीं है, बदले में वो सर्टिफिकेट दे रहा है। अब जब 1 साल हो जाएगी तो वो अपना सर्टिफिकेट लेके टपक लेगा कि लाओ भैया आप शेयर दे दो 500 का, तो उसको फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर वही कंपनी डूब जाती है तो फिर वो शेयर बेटा एक्सपायर है, वेस्ट है, क्योंकि अब कंपनी डूबी गई है, तो वो 500 बेचारे उसके चले गए हैं। तो मतलब वही वाली बात हो गई कि फायदे में जब भी होगा जब 1 साल बाद अगर कंपनी अच्छा कर जाए, तो फिर उसको 500 में वो शेयर्स वो खरीद लेगा। ठीक है, तो ये एक सर्टिफिकेट होता है बाद में देने का। चलिए, तो ए का आपका क्या था, थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। लोग ऐसा लोग बहुत लोग करते हैं कि आप मुझे एक सर्टिफिकेट दे दो, आप मुझे, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, 1 साल बाद आप डबल ले लेना उस शेयर्स को, पर शेयर्स तो नहीं दिए हैं ना, बाद में देंगे शेयर्स जब 1 साल हो जाएगी तब। और अगर प्रॉफिट चली गई कंपनी तो बल्ले ही बल्ले फिर तो, है ना। चलिए नेक्स्ट है, इफ डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स इट इज एन इनफ्लो ऑफ कैश, नो फ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर हम डिबेंचर्स को इक्विटी के अंदर बदल देते हैं तो कैश आएगा, कैश जाएगा, क्या होगा बताइए। इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, पर करके दिखाओ क्वेश्चंस। अभी तो ये स्टार्टिंग के एमसीक्यूज में लेकर आई हूँ, से टफ टफ क्वेश्चन में चाहूँ तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ला सकती हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बता दीजिएगा। और मुझे पक्का श्योरिटी है कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने करे भी नहीं होंगे। चलिए, इसका जो आंसर होने वाला है वो है आपका नो फ्लो ऑफ कैश। यानी अच्छा एक बात बताइए, डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, डिबेंचर्स का सर्टिफिकेट की जगह इक्विटी का सर्टिफिकेट कर दिया, क्या बदला इसमें, कैश तो कहीं से भी कुछ नहीं आया जा रहा है इसमें, तो कैश कहाँ आ रहा है और कैश कहाँ जा रहा है, कुछ भी तो नहीं है भाई, आपने सर्टिफिकेट ही तो बदले हैं, और हक बदल जाएगा। डिबेंचर्स होल्डर्स थे, अब इक्विटीज में आ गए, मालिक बन जाते हैं थोड़ा सा, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, कैश जैसा कुछ भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इनके अधिकार बदल जाते हैं, इनके वोटिंग राइट्स बदल जाते हैं, सब कुछ चेंज हो सकता है, बट कैश का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा नो फ्लो ऑफ कैश। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टाइप्स ऑफ कैपिटल इन द कंपनी बैलेंस शीट व्हाइल प्रिपेयरिंग नोट्स टू अकाउंट? इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, शेयर फोरफिटेड, ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब्ड। स्टेप्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, चाहे वो आपकी यूजीसी नेट हो, वेदर इट्स एनी एग्जाम ऑफ कॉमर्स। तो आपके जो क्वेश्चन है वो स्टेप वाइज बहुत आते हैं। जब मैं एग्जाम देती थी तो ज्यादातर मैंने जो क्वेश्चन देखे हैं अपने टाइम पे वो सीक्वेंस वाले ही होते थे। ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, आपके जो ऑप्शंस होंगे फिर आपको राइट आंसर्स पता चल जाएंगे। अब मैं ऑप्शंस दिखाऊंगी तो मुझे इसको थोड़ा सा साइज में कम करना पड़ेगा, शायद आपको फिर विजिबल ना हो। चलिए सबसे पहला होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑप्शन नंबर डी 1 पोजीशन पे। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज का मतलब टोटल पैसा आप कितना लगाना चाह रहे हो। अभी आप एग्जाम्पल समझो, सपोज करिए मैं 10 लाख के शेयर्स जो है वो बेचना चाहूंगी। कितने मैम? 10 lakhs। तो ये हो गई मेरी ऑथराइज कैपिटल। एग्जाम्पल से समझते जाओ, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। दिस इज माई ऑथराइज कैपिटल ए। ठीक है, 10 लाख रुपए के शेयर्स बेचने के लिए मैं तैयार हूँ। दूसरा होता है इश्यूड कैपिटल। अब मैंने 10 में से सिर्फ 8 लाख ही शेयर्स इश्यू करे हैं लोगों को, मैंने पब्लिक को सिर्फ 8 लाख ही दिए हैं शेयर्स इश्यू, मतलब बेचे हैं। तो ये हो गया आपका इश्यूड कैपिटल। आगे समझ। फिर थर्ड पे आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। ये वो वाले होते हैं जिन्होंने 8 लाख के शेयर्स थे तो 8 लाख हमें मिल गए हैं, पूरे पैसे हमें दे दिए गए हैं, उसे बोला जाता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। फिर आता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब ये यहाँ पे ये वाले बेटा वो होते हैं जो पे नहीं करते, यानी शेयर्स तो ले लिए हैं, 8 लाख के शेयर्स तो हमने बेच दिए पर बदले में हमें सिर्फ अभी 7 लाख ही मिले हैं। या सपोज करिए एक इंसान ने 100 का शेयर्स लिया, अभी उसने 80 ही दिए हैं, पैसे 20 रुपए दिए ही नहीं है। तो ये होते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? लास्ट स्टेप, शेयर फोरफिटेड बैलेंस। ऐसे लोगों को फिर शेयर्स का कैंसिलेशन करना पड़ता है, अब पैसे ही नहीं दे रहा तो कैंसिल करो उसके शेयर्स। ठीक है, तो वो होता है शेयर फोरफिटेड बैलेंस। और जो ऑलरेडी आपने पैसे ले रखे वो अपने पास ही रखना फिर। अभी उसने 100 में से सिर्फ 80 तो दिए, 20 दिए नहीं है, तो 80 तो तुम्हें वापस थोड़ा ना करने, अपने पास रखो 80। अब 20 नहीं दिए, शेयर कैंसिलेशन कर दो, छुट्टी। तो 2 3 5 1 4, अब ऐसा कोई ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सॉरी ए डी ए बी ई सी। अब देखिए ऑप्शन है कोई ऐसा, DABEC, DABEC, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तभी मैं नहीं करती, फिर आप लोगों को ना यहाँ पे विजिबल नहीं होगा मेरे हिसाब से, अगर मैं ऑप्शंस भी देखने लगी, पेज कम पड़ रहा है, ये बनाने में प्रॉब्लम हो गई पीडीएफ में। अब आपको समझ आ गया। अब जैसे मैंने कहा 8 लाख दे दिया, इशूड कर दिया, उसमें से सिर्फ हमें 6 लाख ही मिले बेटा। तो ये जो है वो नॉट वाले जिन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए। अब नहीं दिए तो उनके शेयर कैंसिल करो ना, इंतजार थोड़ा ना करना है। ठीक है, नोटिस देके कैंसिल करो शेयर्स। अब आपको सीक्वेंस समझ में भी आ गया, वो जिंदगी भर याद भी रहेगा एग्जाम्पल से। चलिए नेक्स्ट, फिर से करेक्ट सीक्वेंस है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को लेके। अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए टिक। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, इनवाइटेड एप्लीकेशंस, अलॉटमेंट ड्यू, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर कॉल मनी ड्यू। देखो सबसे पहले क्या करोगे फिर लास्ट में क्या करोगे, चलो ऑप्शन, आपके पास टाइम 20 सेकंड से ज्यादा मत लिया करो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, एकदम एग्जाम के लेवल टाइप के। चलो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको इनवाइट करते हो ना, इनविटेशन एप्लीकेशन फॉर इन्वेस्टर्स, बी नंबर 1। वही लोगों को बोलोगे ना आओ हमारे शेयर्स खरीदो, इन्वेस्टर्स को बोलोगे आओ हमारे शेयर्स खरीदो, खरीद लिए मैम शेयर्स तो आपके। ठीक है, अब सपोज करो बेटा 100 रुपए की शेयर्स खरीदे थे। ठीक है, अब हमें क्या होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी, उसके बाद डी वाला नंबर आएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब 100 का था, अब वो बुकिंग कर गया बेटा 50 की। आप लोग पहले बुक नहीं करके आते हो, टोकन देकर आते हो ना, किसी चीज का आधा पैसा दे आते हो, फिर कहते हैं हम आके ले लेंगे। तो इन्होंने 50 रुपीज दे दिए, एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हो गई है। अब क्या है, अब अलॉटमेंट ड्यू है। अब भैया अलॉटमेंट ड्यू है, अलॉटमेंट ड्यू 50 कब दोगे वापस, 50 ही तो दिए हैं, 50 दो भाई वापस। तो अब वो हमें क्या करेगा, 50 की जगह उसने मान लो 40 रुपए दे दिए, अभी भी 10 बच गए।
ठीक है, 50 की जगह उसने क्या किया, 40 रुपए दिए, तो हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव तो हो गई है, पर अभी भी 10 बाकी है। तो जो बच जाता है ना पैसा, फिर उसे हम लोग कॉल मनी से ले लेते हैं। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल आपने पढ़ा होगा शेयर्स में, तो वो हो जाता है आपका शेयर कॉल मनी ड्यू। फिर वहां से आपको 2 महीने में, 3 महीने में आपको याद दिलाया जाता है, भाई आपके 10 रुपए बच गए हैं, दे जाना। तो 41,325, सबसे पहले इनवाइट करेंगे इन्वेस्टर्स को कि आइए हमारे शेयर्स पे अपना जरा ठप्पा लगाइए, बुक करिए। फिर हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाती है, कुछ पैसे वो हमें दे जाते हैं, एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिल जाती है। उसके बाद फिर अलॉटमेंट ड्यू रहता है, कहते हैं भाई आपके कुछ पैसे हैं आप दीजिए। फिर वो आके दे के जाती है, उसमें फिर भी थोड़ा बहुत अगर बच जाए, अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई, फिर भी थोड़ा बहुत अगर बच जाता है तो शेयर कॉल के थ्रू हम लोग ले लेते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल कंपनी ले लेती है। आपको 6 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ्स में आपको बता देगी, नोटिस दे देगी कि आपके इतने 10 रुपए बाकी हैं, आप दे दो। सो 413525, तो इसका क्या होगा, बी डी, बी डी, BDCAE, ऑप्शन नंबर थर्ड बेटा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर राइट आंसर, BDCAE। चलिए फिर से एक करेक्ट सीक्वेंस वाला है क्वेश्चन, आ जाइए, तभी तो दिमाग घूमेगा आप लोगों का, क्वेश्चन टफ होंगे तो। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस टू फाइंड आउट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स, ध्यान रखिएगा, आफ्टर टैक्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। डिडक्ट एक्सपेंसेस, फाइंड टोटल रेवेन्यू, फाइंड प्रॉफिट टैक्स, डिडक्ट टैक्स, कैलकुलेट प्रॉफिट। एकदम लॉजिक लगा के सॉल्व करो। सबसे पहले क्या करना होता है, घर के खर्चे देखते हो या पहले सैलरी देखते हो, उसकी बात करते हो, बस वैसे ही निकाल लो उसको। घर में जो सैलरी आती है फिर टैक्स कटता है, उस हिसाब से जोड़ के देख लोगे तो आ जाएगा। सबसे पहले रेवेन्यू देखते हैं मैम, हमारे घर की सैलरी कितनी है, ये तो देखते हैं। तो नंबर 1 पे ये आ जाएगा बेटा आपका। अब ये देख लिया, आप खर्चे तो कर दो, बिजली का पानी, इलेक्ट्रिसिटी, दूध बिल, एवरीथिंग यू हैव टू डिडक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 फिर यहाँ आ जाएगा। तो सबसे पहले रेवेन्यू निकाल लिया आपने अपनी कंपनी का, सारी इनकम जोड़ लिया, अब खर्चा तो घटाओ। खर्चा घटा लिया मैम, अब खर्चा घटा लोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, टैक्स अभी थोड़ा ना काटा है। तो ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपका थर्ड हो जाएगा। प्रॉफिट निकल आया आपका, पर अभी टैक्स थोड़ा ना दिया है, अब टैक्स काटो, डिडक्ट टैक्स। जब टैक्स काट दोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ये लो, हो गया। 21543, 21543 मीन्स BAEDC, BA, फिर से मैं बोल रही हूँ, BAEDC इज योर राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगेन द मैच द कॉलम, पार्टनरशिप डीड से दिया हुआ है कि अगर पार्टनरशिप डीड बेटा जो है वो आपकी एब्सेंट है, आपने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है। पार्टनरशिप डीड मानिए आपके रूल्स रेगुलेशन जहाँ लिखे होते हैं सारे कुछ, पार्टनरशिप्स को लेकर जो भी रूल्स लिखे होते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। आपने बनाया ही नहीं है, तो जब आपने बनाया नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे होगा, सैलरी क्या होगी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटा जाएगा। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैच कर दीजिए। अब देखा जाए तो आपका एक एमसीक्यू में 4 क्वेश्चन आ गए, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये इजी होना चाहिए, बहुत बेसिक है, 11th क्लास से है ये क्वेश्चन। इंटरेस्ट और लोन कितना लगता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दी हुई है, तो मैम 6% लगता है। ड्रॉइंग्स कुछ नहीं मिलने वाला, विल नॉट बी चार्ज्ड। सैलरी विल नॉट बी अलाउड, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर बटेगा, इक्वल। याद रखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलता है बेटा, बाकी कुछ नहीं मिलता, सैलरी, कमीशन, ड्रॉइंग्स कुछ भी नहीं। और जो प्रॉफिट होता है वो बराबर रेशियो में बांटा जाता है, इक्वल में। ठीक है, ए का थर्ड, बी का आपका सेकेंड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट इज योर राइट आंसर। चलिए अगेन मैच द कॉलम, मैच करिए। कैश इक्विवेलेंट, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मैच कर दो।
कैश क्या होता है? कैश होता है मैम मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटी जैसे आपकी छोटे छोटे सिक्योरिटीज नहीं होती, जैसे टी बिल होता है 90 दिनों का, ऐसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, ये कैश में जल्दी बदल ले जाते हैं, ठीक है, इनमें कोई रिस्क नहीं होता। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन सी होती है बेटा? फाइनेंस जहां से आपने कर्जा ले रखा हो, सिंपल सा बता देती हूँ। कर्जा लेना, डेट लेना, डिबेंचर्स वगैरह पे करना, डिविडेंड पे करना, वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आती है। इंटरिम डिविडेंड पे। फिर है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखो ऑपरेटिंग होती है जो डेली का खर्चा बेचना होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पेड। लास्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, डिविडेंड रिसीव्ड। अब एक चीज यहाँ क्लियर कर देती हूँ, देखो नोट डाउन कर लेना। जनरल रूल कहता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज डिविडेंड रिसीव जो होता है ना बेटा, जनरल रूल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है, क्योंकि वो एज अ इन्वेस्टमेंट बोला गया है यहाँ पर। क्या बोला है? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टिंग में हम लोग इन्वेस्ट ही करते हैं, फिक्स असेट्स वगैरह में और बाकी सारी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। पहले तो ये टिक लगा लो, फिर मैं समझाती हूँ। ए का आपका थर्ड है, बी का आपका फर्स्ट है, सी का सेकेंड है और डी का फोर्थ है। ये लगा लिया। अब एक बार जरा इस चीज को समझते हैं। कंफ्यूजन यहाँ है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। अब मेरी यहाँ पे बात ध्यान से सुनो सब। देखो पहले डिविडेंड रिसीव्ड की बात सुनना। डिविडेंड रिसीव्ड दो तरीके से कैलकुलेट होती है। अगर अगर मैं बात करूं डिविडेंड रिसीव्ड की, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ रही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर बेटा जब आती है जब कोई फाइनेंस कंपनी हो, याद रखना, जब कोई फाइनेंस कंपनी होती है तो ही डिविडेंड रिसीव को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माना जाता है, नहीं तो ये इन्वेस्टिंग में मानी जाती है। ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। वैसे इसके ऊपर एक पूरा चार्ट था जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे, बट इस पे हम लोग देख लेते हैं। इसमें ना पूरा चार्ट बना हुआ था कि कब कौन सी इन्वेस्टिंग मानी जाती है और कौन सी वो मानी जाती है। याद कर लो डिविडेंड रिसीव्ड को, क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे लिख लो डिविडेंड रिसीव्ड अगर फाइनेंस कंपनी से है, फाइनेंस जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड, ये कंपनीज है, ठीक है। वहां पे अगर रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो उसको बेटा हम लोग ऑपरेटिंग मानते हैं, ठीक है। ठीक है, याद रखना फाइनेंशियल होगा तो ऑपरेटिंग मानते हैं। लेकिन अगर भाई नॉन फाइनेंस कंपनी है तो इसको हम लोग डिविडेंड रिसिप्ट को क्या मानते हैं मैम? इन्वेस्टिंग मानते हैं। ये मैंने आपको लिखवा दिया, आप लोग ओरल लिख लो, इसको कहीं भी याद कर लो, नोट डाउन कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी देखो ऑपरेटिंग में जो भी आपका खर्चा होता है, डेली का आता है जाता है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, पेमेंट कर रहे हो, कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज में है। इन्वेस्टिंग में बड़े बड़े चीजों में इन्वेस्ट करना, लॉन्ग टर्म एसेट्स बेच दिया आपने, प्रॉपर्टी बेच दी या खरीद ली, ठीक है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो होती है जहाँ पे आप लोग शेयर्स इश्यू करते हो, लोन को पैसा वापस करते हो, डिबेंचर इश्यू करते हो, डिविडेंड पे करते हो, वो सारी चीजें आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आती है। यहाँ से क्वेश्चन 110% आएगा ही आएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इफ नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, बहुत इजी है पर करो, एंड द बिल रिसीवेबल हैव डिक्रीज्ड बाय 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, देन द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना होगा? यानी आपका प्रॉफिट 50,000 का है और बिल रिसीवेबल घट गया है, 10,000 से कम हो गया है, तो आपका कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना होगा बताइए। 40,000, 60, 30, 20, सॉल्व इट। देखो सबसे पहले दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट आपका कितना दिया हुआ है मैम? 50,000 दिया हुआ है। बिल रिसीवेबल डिक्रीज हो गया तो क्या घटा दोगे क्या? नहीं मैम, बिल रिसीवेबल डिक्रीज हो गया है का मतलब होगा कि अब ये ऐड हो जाएगा 10,000 इसके अंदर। तो 50,000 में जब 10,000 ऐड करोगे बेटा तो आपका ऑप्शन नंबर 60,000 यहाँ पे राइट हो जाएगा, 60,000। अब मैम इसमें तो बोला गया है डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है तो घटाएंगे ना। अच्छा इसको समझो, 60,000 इज द राइट आंसर। देखो
10,000 डिक्रीज हुआ है। यानी बिल रिसीवेबल का मतलब पता है, बिल रिसीवेबल का मतलब ये होता है जो आपने अपने डेटर्स यानी आपने जो कस्टमर्स को जो उधार पे दे रखा है ना, उन्होंने पैसे दे दिए हैं, तो अब आपके पास पैसा आ गया ना, कैश और ऐड होगा ना ये। अगर यही भी बोल देते इंक्रीज हो गया, इंक्रीज का मतलब आपका पैसा अटका हुआ है, अभी मिला नहीं है कंपनी को पैसा। जिसको भी उधार पे दे रखा था कस्टमर को, अगर सपोज करिए मैं हूं, मैंने अपनी फ्रेंड को उधार दे रखा था 10,000, तो वही है बिल रिसीवेबल। ठीक है। अगर वो बिल रिसीवेबल घट रहा है, घट रहा है का मतलब ये है कि मेरे पैसे मेरे पास वापस आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ बढ़ रहा है बिल रिसीवेबल, बढ़ रहा है मतलब मेरे पैसे अटक चुके हैं। तो यहाँ पर बोला है डिक्रीज हो रहा है 10,000 से, यानी 10,000 डिक्रीज हुआ मतलब 10,000 किसी के पैसे अटके हुए थे जो मेरे, वो मुझे मिल गए हैं। तो वो ऐड हो जाएगा, आपके पास पैसा आ गया है, आओगे तो ऐड करोगे ना पैसे को, इसलिए इसमें ऐड हुआ है 10,000, तो 60,000 हो गया। ये अगर बोलते ना इंक्रीज हो गया है, तो ये आप माइनस कर देते। इंक्रीज का मतलब ये हुआ कि अभी पैसा आया ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो माइनस हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स विल ऑलवेज शो अ डैश बैलेंस अंडर फिक्स एसेट्स अकाउंट मेथड, डेबिट क्रेडिट जीरो नेगेटिव। जल्दी लगाइए, लेंदी क्वेश्चन नहीं है। याद रखना फिक्स कैपिटल के अंदर दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट बेटा वो होता है जो डेली के चेंजेस होते हैं, जैसे इंटरेस्ट मिलना, ड्रॉइंग, कमीशन, वो आता है। कैपिटल अकाउंट के अंदर वो आता है जो एक बार पैसा लगा दिया कंपनी में, जैसे मैंने 1 लाख रुपए लगा दिए थे, तो वो होता है। वही फ्लक्चुएटिंग की बात करूं तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है जिसे बोलते हैं कैपिटल। उसी के अंदर कैपिटल भी आता है, उसी के अंदर सारे इंटरेस्ट, ड्रॉइंग सब कुछ आता है। तो याद रखिएगा कोई भी चीज जब कैपिटल है तो पैसा आ रहा है, तो पैसा आने का मतलब क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट इज योर राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉमन साइज एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज, देखो ये तो रट्टे वाला क्वेश्चन था, हॉरिजेंटल वर्टिकल कैश फ्लो या रेशियो एनालिसिस। जो कॉमन साइज एनालिसिस हम लोग बनाते हैं वो, उसको और दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, याद रखो किस फॉर्मेट में बनाते हो, याद करो लंबा ही बनता है कॉमन साइज, तो वर्टिकल एनालिसिस योर राइट आंसर, ठीक है। इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी बिकॉज मेनी मोर क्वेश्चंस हैज टू कम। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड, बताइए, यहां से क्वेश्चन पक्का ही आता है, रट लेना इसको अगर नहीं समझ आए तो। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता क्या है? अरे देखो, सपोज करो आपके 100 के शेयर्स थे और आप निकले चालाक। 100 के शेयर्स बेटा आपने मुझे, कंपनी ने मुझे 150 में बेचे, तो जो 50 का जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो गया सिक्योरिटी प्रीमियम अब रिजर्व के अंदर जो प्रॉफिट होता है। तो ये किस किस के लिए, ये प्रॉफिट वाला पैसा जो होता है ना, वो किस काम के लिए यूज किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो नंबर 1, टू रिटर्न एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन से ज्यादा पैसे मिलेंगे उसको वापस करने के लिए, नहीं मैम बिल्कुल भी नहीं। टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिल्कुल करेक्ट है। जब कंपनी, जब हम लोग बनाते हैं उससे रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी खर्चा होता है, उसको खर्चा पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ से पैसे निकालते हैं। दूसरा है टू इश्यू पार्शली पेड बोनस शेयर्स, नहीं मैम, पार्शली नहीं, फुल्ली, ये भी गलत हो गया। अगर यहाँ पे फुली होता ना बेटा, फुली पेड बोनस शेयर्स, तो आप टिक लगा देते, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है फॉर प्रीमियम पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बिल्कुल सही है। भाई अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं, 100 रुपए का, आपने किसी को शेयर्स डिबेंचर्स आपने 100 रुपए किसी के लिए लिए थे, लेकिन अब आपको 1 साल बाद लौटाना है 150 में या 110 में, तो आपको वो 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है, जब आप वापस करोगे तो वो आप प्रीमियम रिजर्व से दोगे, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है फॉर बाई बैक ऑफ शेयर्स, बिल्कुल करेक्ट है, अपने शेयर्स खुद खरीद लेना, अपने शेयर्स खुद खरीद लेना, तो भी ये ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, तो बी डी ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज और याद रखना, फ्री में अपने शेयर होल्डर्स को दे देना। आप किसी शेयर होल्डर्स नाराज है तो आप कहोगे चलो आप 1,000 रुपए के शेयर्स रख लो मेरी तरफ से फ्री, ठीक है, तो वो भी, वो जो फ्री का है फिर वो कहाँ से दोगे, वो भी सिक्योरिटी से दिया जाता है। 5 पॉइंट से पढ़ लेना, ठीक है ना। इसके अंदर 5 पॉइंट्स आते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किस किस के लिए यूटिलाइज होता है, तो वो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। हर चीज क्वेश्चन में नहीं होती, इसलिए मैं कहती हूँ वीडियो स्किप मत करा करो, क्योंकि मैं ओरली भी बहुत सारी चीजें बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट होती है। तो आपका कौन सा सही था बेटा, बी, डी और ई लगा देना, ठीक है। इसमें ऑप्शन मिसिंग है, फोर्थ वाला, तीन ही ऑप्शन दिए हुए हैं। बी डी ई करेक्ट होगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं स्किप मत करा करो, मैं ओरली में बहुत सारी चीजें बता देती हूँ जो मुझे याद आती है तुरंत की तुरंत, जरूरी नहीं ना उस टाइम पे मैं सब कुछ इसके अंदर आप लोगों को डाल के दूं पीडीएफ में ही।
नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था रजिस्ट्रेशन के हिसाब से दो तरीके के आपके डिबेंचर्स होते हैं। कौन से होते हैं? कन्वर्टेबल, बियरर, रिडेमेबल, सिक्योर्ड या रजिस्टर्ड। मैंने अभी बताया था मैच द कॉलम में। रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे बेटा एक होता है बियरर और एक होता है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड वो होता है जो कंपनी के अकाउंट में रजिस्टर होता है, उसका नाम लिखा होता है, लेकिन बियरर वो होता है जिसके हाथ में सर्टिफिकेट वही मालिक। तो बी और ई ये मैं समझा चुकी हूँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट है फिर से आपका मैच द कॉलम है, लगा दो इसको। सेल ऑफ फिक्स असेट्स, परचेज ऑफ गुडविल, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप कोई फिक्स असेट बेच रहे हो तो आपके पास आएगा, आएगा ना? वही मैंने कोई चीज बेची तो मेरे पास पैसा आएगा, तो इसको बोलते हैं इनफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब मैम इन्वेस्टिंग क्यों आया? फिक्स असेट्स है, किसी भी लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टिंग में आता है। ऑपरेटिंग में तो छोटी मोटी चीजें आती हैं जो डेली डेली होता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं ना फिक्स असेट्स में, वो आता है इन्वेस्टिंग के अंदर। अगर हमने गुडविल खरीदा तो अब गुडविल खरीदेंगे तो बदले में पैसा देना पड़ेगा मैम, तो उसे बोलते हैं आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा टैक्स पे करना, तो टैक्स तो आप रेगुलरली पे करते हो ना, हर 6 महीने में या 1 साल में, जो भी कंपनी का रूल होता है, तो वो होता है आपका आउटफ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आउटफ्लो हो रहा है, पैसा दे रहे हो ना टैक्स का। और डिविडेंड पेड किस में आता है? फाइनेंसिंग में, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ। समझ समझ के टिक लगाओगे तो इजी लगेगा, नहीं तो टफ लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिमिटेशंस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो आपको बताना है। कैन बी बाइस्ड रिपोर्ट ऑन स्टूवर्डशिप फंक्शन, एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन, ओनली इंटरिम रिपोर्ट्स, बेसिस ऑफ फिजिकल पॉलिसीज। बताइए। जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं कंपनी के अंदर, जो अकाउंटेंट तैयार करता है, सीए तैयार करता है, जो भी, तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है वो आपको बतानी है। देखो सबसे पहली दिक्कत तो ये होगी कि मैम बाइस्ड बिल्कुल हो सकता है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी हेरफेर कर सकता है, बिल्कुल बायस हो सकता है। दूसरा है रिपोर्ट और स्टूवर्डशिप फंक्शन। नहीं, देखो रिपोर्ट और स्टूवर्डशिप फंक्शन का मतलब होता है कि मैनेजर वो पैसा अच्छी तरीके से संभाल पा रहा है या नहीं पा रहा है, उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। तीसरा है एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल करेक्ट बेटा। ये लोग इकट्ठा आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो आपको क्वांटिटी तो पता होती है पर आपको क्वालिटी नहीं पता होती कि किसने कितना काम किया है, किसने कितनी ज्यादा मेहनत की है, वो कुछ नहीं पता, बस आपको तो डेटा दिखा दिया जाता है। इसलिए ये एक इसका लिमिटेशन है। बाकी कोई, अगर हाँ, ओनली इंटरिम रिपोर्ट्स बिल्कुल करेक्ट है। देखो इन लोगों को क्या होता है, इन लोगों को ना अंदाजा नहीं लग पाता कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना नहीं हो रहा, तो ये बहुत ही एवरेज के हिसाब से रिपोर्ट्स बनाते हैं, आधी अधूरी, आधी अधूरी रिपोर्ट्स होती है इन लोगों की। इसलिए ओनली इंटरिम रिपोर्ट्स, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। बाकी ये बेसिस ऑफ फिजिकल पॉलिसी, नहीं फिजिकल पॉलिसी का पे तो अच्छा है ना, सरकार फिजिकल पॉलिसी के बेसिस पे आपको देखिए कि आप कितना कमा रहे हो, उसके बेसिस पे आप पे टैक्स लगाएगी, वो उससे रिलेटेड नहीं है। तो ए सी डी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो कितने टाइप्स की होती है? इंटरेस्ट कवरेज, करंट रेशियो, इन्वेंट्री, ग्रॉस या एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल है रेशियो से। इसके फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आता है, बता दिया है मैंने, आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, नहीं पढ़ना है तो फिर आपकी मर्जी है। नहीं तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो मैंने कई बार एग्जाम में एक तो आता ही आता है। देखो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आता है करंट रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, बी और ई, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। करंट रेशियो ये बताता है कि आपके पास इतनी करंट एसेट्स है जितनी आप अपनी लाइबिलिटीज चुका पाओ। एसिड टेस्ट रेशियो और भी डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें ये कहते हैं आपको अपनी इन्वेंट्रीज नहीं बेचनी है, स्टॉक नहीं बेचना है, उसके बाद आपके पास पैसे हैं आपकी लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए, वो चीज देखी जाती है। तो बी और ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी। देखो वही चीज मैंने आपको बोला, शेयर होल्डर इक्विटी है, मैंने आपको बताया था शेयर होल्डर फंड्स, वही चीज है ये। इक्विटी के कितने टाइप होते हैं ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही समझाया था। पहला मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, दूसरा शेयर कैपिटल, तीसरा रिजर्व एंड सरप्लस। ए सी डी, ए सी डी आपका राइट आंसर। मैंने आपको बोला ना शेयर होल्डर इक्विटी के तीन, ये इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड्स ही होता है, ये उसका दूसरा नाम है। एक आता है शेयर कैपिटल, आपने कितना पैसा लगाया है, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट कितना छुपा के रखा हुआ है तिजोरी में, तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, शेयर वारंट इश्यू करके आपने कितना पैसा लिया है, और शेयर्स अभी तक दिए नहीं है, वो बाद में दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सी डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ करेंट एसेट्स इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर ना करेंट एसेट्स को भी नंबर वाइज लगाया जाता है, तो सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे लास्ट कौन सा आता है, वो आपको बताना है।
सबसे पहले क्या आता है, किसी को पता है सबसे पहले क्या चीज आती है इसके अंदर? इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, ऑप्शन भी दिख जाएंगे। मान लो आपको ऑप्शन से हेल्प मिल जाए कोई। चलो, ऑप्शन से तो हेल्प मिल ही जानी चाहिए वैसे आप लोग को अब। चलो मैं बता देती हूँ, वैसे अगर जिसने समझ लिया होगा वो समझ गया होगा। सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट आता है बेटा, सबसे पहले जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद आपकी स्टॉक आती है, ठीक है, आपके पास माल कितना है। उसके बाद आपको बिल रिसीवेबल लिखना पड़ता है कि इसको कितना आपने उधार दे रखा है और कितना आपको रिसीव हुआ है। उसके बाद फिर आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस लिखते हो। ये है 3 4 5 2 1 EDABC। इसमें ऑलरेडी लिखा होता है, शेड्यूल 3 के हिसाब से है ये। तो जिन्होंने देख लिया होगा वो चीटिंग कर सकते थे। चलिए, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम, डिबेंचर्स को जब प्रीमियम पे इश्यू करते हैं और उसको रिडीम्ड करते हैं पार पे, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव एट द टाइम इश्यू विल बी। डिबेंचर्स को आपने इश्यू किया 100 की जगह आपने 150 में इश्यू कर दिया, लेकिन जब वापस करते हो तो 100 में ही करते हैं। तो वो जो 50 रुपए बचते हैं अमाउंट ऑफ प्रीमियम, उसको कहाँ लिखा जाता है? मैंने आपको अभी क्वेश्चन में बताया था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बताया था कि नहीं बताया था? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कौन सा पैसा आता है? 100 की जगह अगर आपने 150 में शेयर्स दे दिए हैं तो जो 50 रुपए बचते हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, रिजर्व में रखे जाते हैं। तो बस आप लोग अगर क्वेश्चन ढंग से सब पढ़ो ना तो सारे क्वेश्चन इसी में ही है आंसर। फिर कहते हैं मैम कहाँ से आ जाते हो, घुमा फिरा के ये लोग वही क्वेश्चन ही देने वाले हैं आपको। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बताओ वो पैसा कहाँ जाएगा? ये तो बहुत इजी हो गया आपके लिए। पर ये बताओ क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? अब भाई कोई भी चीज पैसा आता है तो क्रेडिट ही होता है। तो क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the total amount withdrawn is given but the date of withdrawal is not given then the interest on drawing is charged for a period of। यानी ये है कि अगर कोई भी पार्टनर है उसने बेटा पैसे निकाल लिया, आपको पता है उसे 10,000 रुपए निकाल लिए, पर आपको ये नहीं पता एग्जैक्ट कौन से डेट पे निकाला गया है, तो फिर उसका इंटरेस्ट जो लगता है वो आप कैसे निकालोगे, किस मंथ पे बेसिस पे निकालोगे? 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना या 12 महीने? तो याद रखना बेटा, अगर आपको डेट नहीं पता होती कि उसने कब निकाला है तो एवरेज ले चलो। साल 12 महीने का होता है, एवरेज अगर निकालोगे तो 6 महीना। तो आप 6 महीने के हिसाब से ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इफ द अमाउंट पे टू द पर्सन हु इज नॉट द रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वेजेस, ऑनोरियम, सैलरी या फिर डोनेशन। सपोज करिए कोई पर्सन है जो आपका रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है आपकी कंपनी में, कभी कभी आप लोग उसे बुलाते हो लेक्चर्स देने के लिए, एडवाइस करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑनोरेरियम, ठीक है। ऑनोरेरियम वो होता है जैसे गेस्ट, आप लोगों ने देखा होगा ना आपके कॉलेज वगैरह में गेस्ट को बुलाया जाता है तो उनको बदले में जो पैसे दिए जाते हैं ना, कि आइए आप हमारे बच्चों को थोड़ा सा लेक्चर दीजिए, समझाइए किसी भी टॉपिक पे। तो प्रोफेसर आते हैं तो वो जैसे एज अ गेस्ट आते हैं, क्योंकि वो रेगुलर तो नहीं है आपको पढ़ाने के लिए आते हैं, तो उनको ये बोला जाता है ऑनोरेरियम। चलिए नेक्स्ट है, while preparing the common size balance sheet each item of balance sheet is expressed as dash percent of non current assets, current assets, non current liabilities या total assets, total liabilities। यानी जो भी कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हो तो उसमें जो भी आइटम लिखते हो तो वो किसका परसेंट होता है? परसेंट दिखाते हो पर किसका होता है? नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट्स, नॉन करेंट लाइबिलिटीज या टोटल एसेट्स? एक एग्जांपल समझाती हूँ। सपोज करिए यहाँ पे आपका 1 लाख का टोटल एसेट्स था बेटा। 1 लाख का क्या था मैम? टोटल एसेट्स की वैल्यू थी, और कैश आपके पास 10,000 था। तो अब आप इसको कॉमन साइज में कैसे लिखोगे? तो मैम हम कॉमन साइज में लिखेंगे कि कैश जो है वो है 10% ऑफ टोटल एसेट्स, 10% ऑफ टोटल एसेट्स या फिर टोटल लाइबिलिटीज। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। परसेंट में लिखा जाता है, टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटीज का परसेंटेज के हिसाब से लिखा जाता है। चलिए, तो आज का सेशन यही तक था, और मैंने आपसे बोला था कि वेरी स्ट्रॉन्ग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टफ एमसीक्यूज लेकर आऊंगी, आप लोग सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। और वाकई आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको चाहिए और भी एमसीक्यूज तो प्लीज कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट टाइप जरूर करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में जरूर लेकर आऊंगी। चलिए मिलते हैं तब तक आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।